Hello students. So in the last class we discussed about your measurement of length है ना एंड हमने उसमें जो है वेरी लार्ज डिस्टेंसेस अगर आपका मान लो कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना है ना, या मान लो यूनिवर्स में डिफरेंट टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में या बहुत दूर के डिस्टेंसेस, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, इवन अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं कि लेट अस सपोज इंडिया से श्रीलंका की दूरी कितनी है ना, तो मतलब जो लार्ज डिस्टेंसेस की जब आप बात करते हैं तो उसमें हमने पैरेलैक्स मेथड के बारे में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस क्लास में. नाउ वी आर गोइंग टू टेक फॉरवर्ड दिस पर्टिकुलर एस्टिमेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ है ना. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द एस्टिमेशन फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस. ठीक है, जब हम लोग कहते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, so you must understand I am talking about size of a molecule. ठीक है, जब उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले आप कुछ आइडिया ले लो. ठीक है, पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि देखो हम लोग अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल किस रेंज में होता है हमें पता होना चाहिए. सो इट इज इन द रेंज 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर. अब देखो ये बहुत स्मॉल होता है, करेक्ट. तो हमें यहाँ पे क्या है, स्पेशल मेथड्स का यूज करना होगा अगर हमें इनको इवन देखना भी है ना. तो इनको देखने के लिए क्या क्या है, तो मान लो कि अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हो, माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज ये साइज स्मॉल होते हैं इनके, है ना. मान लो अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हो तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर वगैरह से तो इसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो क्योंकि उसमें 10⁻⁵ मीटर तक ही सपोर्ट है ना. लेकिन ये तो स्टार्ट ही 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक जा रहा है, करेक्ट. तो यहाँ पे क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हो तो आप इसको देख सकते हो और उसको मेजर करने की कोशिश कर सकते हो. ठीक है, सिमिलरली आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, फाइन. लेकिन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दोज लिमिटेशंस यू कैन नॉट एक्चुअली यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, है ना. अभी क्या है कि ऑप्टिकल, अगर हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या है एक्चुअली, वो जो आपका लाइट होता है ना, लाइट का यूज करके वो दे ट्राई टू मतलब वेव पैटर्न बनाते हैं और उससे रेजोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, है ना. तो वेवलेंथ वगैरह पढ़ोगे, क्लास 12th में पढ़ोगे आप इसको बारे में, है ना. वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट करने के लिए और ये यूज किया जाता है. तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में अगर आप बात करें तो सॉरी सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का अब हमें जो है विजिबल लाइट का रेंज जानना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि ये विजिबल लाइट का यूज़ करता है, करेक्ट. तो अभी विजिबल लाइट की अगर रेंज हम लोग वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का जो आपका यूनिट होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है. आई एम गोइंग टू टेल यू एंगस्ट्रॉम क्या होता है, सो डोंट वरी, है ना, कि 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, 1 एंगस्ट्रॉम, है ना. उसको हम लोग 1A और ऊपर में एक स्मॉल डॉट देते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है, तो भाई ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो मतलब कौन रिजॉल्व ही नहीं कर पाएगा कि कौन सा पार्टिकल जो है वो स्मॉलर साइज का है, कौन सा पार्टिकल किससे कितना स्मॉल है, क्योंकि हमें रिलेटिव भी तो निकालना होगा ना. तो यहाँ पे भी क्या है कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक थर्ड मेथड आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम मेथड का अगर यूज करना है आपको तो प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्लास 10th में आपने पढ़ा है और डिटेल्स क्लास 12th में पढ़ेंगे. बट यहाँ पे समझो कि भाई जब इलेक्ट्रॉन बीम्स की बात होती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ हो रहा है. और रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें ना तो वो क्यों थोड़ा सा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो यूज़ होता है वो मतलब उसमें जो है थोड़ा सा हमारा जो लिमिटेड होता है
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के वेव्स होते हैं, तो उन लिमिटेशंस के कारण हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे वो क्या होते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में इनके बारे में। तो अभी क्या है, वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो मतलब एंगस्ट्रॉम के से भी फ्रैक्शन में मतलब कम होता है ना। तो इनमें क्या है कि हमें जो चाहिए वो 0.6 एंगस्ट्रॉम के तक चाहिए, है ना। तो एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाना, ये सब, सो अगेन दिस इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, ठीक है। तो अभी आजकल क्या है, एक नया कंसेप्ट आया है जिसको हम लोग कहते हैं टनलिंग माइक्रोस्कोप। मैं माइक्रोस्कोप की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साइज आप क्या है, अगर आपको डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना है, पहले उसको देखोगे तो साइज तो पता करोगे किधर से किधर है ना, उसके बेसिस पे ही तो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम यहाँ रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, रेजोल्यूशन वो बहुत छोटा होता है। और आपका जो इवन इलेक्ट्रॉन बीम मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है, वो क्या होता है कि आपके उतने छोटे साइज को पता करने के लिए इट्स समवॉट टीडियस, इट्स समवॉट डिफिकल्ट, है ना। तो टनलिंग माइक्रोस्कोप की बात आती है, जहां पे क्या होता है कि जो रेजोल्यूशन है ना, इट इज बेटर, है ना। ये जो है ना रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन क्या होता है, जैसे कैमरा होता है, कैमरा का रेजोल्यूशन होता है ना, कितने मेगापिक्सल, ऐसा आप लोग खरीदते हो ना, वही। तो रेजोल्यूशन क्या होता है यहाँ पे आपका, रेजोल्यूशन ऑफ दिस इज बेटर, है ना, रेजोल्यूशन इज बेटर। तो अगर हमारा रेजोल्यूशन बेटर होगा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी द साइज ऑफ दोज पार्टिकल्स, है ना। तो बेटर देन व्हाट, बेटर देन 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब इससे क्या कर सकते हो आप, यू कैन एस्टिमेट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और मेथड है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। वो मेथड क्या है, एक बहुत सिंपल मेथड है, इसको हम लोग कभी कभी सिंपल मेथड बोलते हैं, बिकॉज ये क्या है ना, मैकेनिकल वे ऑफ और कैलकुलेशन बेस्ड मैकेनिज्म है, ठीक है। तो मान लो कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि भाई यू वांट टू फाइंड द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ओलिक एसिड, है ना। एक ओलिक एसिड होता है, अगर उसका मॉलिक्यूलर साइज आपको पता करना है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये ओलिक एसिड जो है ना, इट इज अ सोपी लिक्विड, है ना। सोपी मतलब वो झाग पैदा करने वाला लिक्विड होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका ओलिक एसिड होता है, उसका मॉलिक्यूलर साइज जो है ना, वो 10⁻⁹ मीटर तक का होता है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, अगर आपको इसका सिंपल मेथड यूज करके अगर ओलिक एसिड का अगर आपको साइज पता करना है तो कैसे करना होगा, तो पहले क्या करोगे, पहला भाई आपको एक आइडिया तो होना चाहिए कि कैसे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि पहले यू जस्ट ट्राई टू फॉर्म अ मोनो मतलब क्या होता है, 1, है ना। मोनो मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ ओलिक एसिड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर ये करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड ले लो, है ना, इन अल्कोहल टू मेक अ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्यूब हम वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन अगर आपको लेना है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, ऑफ ओलिक एसिड सॉल्यूशन को आपने क्या किया है, डाइल्यूट किया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब में डाइल्यूट किया है ना। किसका यूज करके डाइल्यूट किया है, अल्कोहल का, है ना। तो अब इस अगर जब हम लोग इस तरीके से डाइल्यूशन करते हैं तो हमें पता करना होता है क्या
कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ऑफ ऑलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिए। ठीक है, अब क्या किया आपने, आप क्या करोगे ना, अब आपको बेसिकली क्या है कि सरफेस ऑफ वाटर पे आपको इसको करना है ना, तो आप क्या करो, उसको स्प्रेड कर दो। ठीक है, स्प्रेड इट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एक एक्सपेरिमेंट है, स्प्रेड इट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द वाटर सरफेस। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपका जो ओलिक एसिड है, योर ओलिक एसिड spreads into thin, large and roughly circular film, roughly circular film, ठीक है, of molecular thickness। भाई हम उसे तभी कर पाएंगे ना जब उसका थिकनेस इतना लाएंगे जिससे हम उसको कैलकुलेट कर सके, है ना, ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, एक थिन फिल्म हमें पता चल गई। तो अगला आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए कि भाई यू ट्राई टू मेजर द डायमीटर ऑफ थिन फिल्म। ठीक है, क्यों, टू गेट इट्स एरिया, एरिया है ना, लेट्स डिनोट एरिया भाई कैपिटल ए। ठीक है, अभी क्या है कि मान लो कि यू हैव ड्रॉप्ड हाउ मेनी n ड्रॉप्स ऑफ ओलिक एसिड इन वाटर। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि मान लो लेट अस सपोज, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इट इज इक्वल टू v सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा, देयरफॉर अगर वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप क्या हो जाएगा आपका 1 v सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स क्या हो जाएगा, सिंपल है, n इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब अगर आपको जो है अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड निकालना है इन द सॉल्यूशन, क्योंकि आपने अभी क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो भाई आप कितना वॉल्यूम आपने ड्रॉप किया, NV। ठीक है, आपने NV ड्रॉप किया इनटू आपका जो है कंसंट्रेशन कितना था, तो 1/20 इंटू 20, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या पता चल गया आपका, अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। अब क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ ऑलिक एसिड स्प्रेड्स वेरी फास्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक थिकनेस मिलेगा, फाइन, थिकनेस मिलेगा। तो थिकनेस लेट्स अज्यूम इट टू बी T। ठीक है, और हमने क्या है, पहले ही एरिया को क्या एज्यूम कर लिया है, एरिया इज एज्यूम्ड एट A, है ना। तो अगर मुझे थिकनेस कैलकुलेट करना है T, तो बहुत सिंपल है, थिकनेस के लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ फिल्म ले लूंगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फिल्म ले लूंगा, तो उससे क्या पता चल जाएगा, थिकनेस पता चल जाएगा। ये तो सिंपल आपका जो है एक, व्हाट इज दिस, दिस इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला कि अगर मुझे थिकनेस पता करना है तो वॉल्यूम निकालो और एरिया से डिवाइड करो तो क्या निकल जाएगा, थिकनेस। अब बहुत सिंपल सी बात है भाई, थिकनेस कैसे निकालोगे, तो आपका वॉल्यूम आपको क्या पता है, वॉल्यूम इज दिस वन, NV डिवाइड बाई 20 इंटू 20, एरिया इज A। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, NV डिवाइड बाई 20 इंटू 20 इंटू A, है ना। ये क्या निकल जाएगा आपका, थिकनेस निकल जाएगा। क्यों हुआ, बिकॉज सेंटीमीटर क्यों आया, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब ऊपर था, सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे था, ये पावर कैंसिल हुआ तो सेंटीमीटर आपको मिला, करेक्ट। तो इससे क्या हुआ आपको, आप एज्यूम कर लिए कि भाई
आपका थिकनेस आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये क्या है आपका, यही आपका साइज या डायमीटर हो जाएगा मॉलिक्यूल का, है ना। तो इसका जो ऑर्डर है ना वो हमेशा 10⁻⁹ मीटर तक आएगा, ठीक है। जैसे लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं कि साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, अब आपको न्यूक्लियस पता है, हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस का रेंज अगर दिया है 10⁻⁵ मीटर टू 10⁻⁴ मीटर, ये आपका रेंज दिया हुआ है साइज ऑफ न्यूक्लियस का, ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई ये साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है ना, इसको स्केल कर दो साइज ऑफ टिप ऑफ शार्प पिन। शार्प पिन आपको क्या करना है, इसको इसमें स्केलिंग करना है। स्केलिंग का मतलब क्या होता है पहले समझो, ठीक है। स्केलिंग का मतलब होता है, जब हम कहते हैं स्केलिंग मतलब क्या होता है, मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो आपने मान लो कि आपके पास एक स्केल है, ठीक है। ये स्केल आपको क्या करता है, आपको 1 मीटर का जो है ना 1 2 3 4 ये मीटर्स का टर्म में आपको क्या करता है, वैल्यूज देता है, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ स्केल करो। स्केल मतलब क्या होता है, या तो इसको डाउन साइज करो, मतलब या तो इसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में एक्सप्रेस करो, या तो क्या करो, मीटर को आप किलोमीटर में एक्सप्रेस करो। तो स्केलिंग जो होता है ना वो क्या होता है, हम लोग या तो डाउन साइज करते हैं, मतलब या तो स्केल को नीचे ले जाते हैं 1 या 2 यूनिट या जो भी यूनिट बोला जाता है, और या तो उसको ऊपर ले जाते हैं। तो यही मीटर को अगर सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखना होगा तो आपके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो 1 मीटर था वो यहाँ पे अब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसके जो यूनिट्स होंगे ना, छोटे छोटे यूनिट्स, वो मिलीमीटर के टर्म्स में हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है ना स्केलिंग कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, जो क्या है इस पर्टिकुलर रेंज में है 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14, इसको आप क्या करो, स्केल करके टिप ऑफ शार्प पिन। अब पिन कैसा होता है, देखो ये इस तरीके से एकदम शार्प होता है ना पिन, है ना। पिन जैसे पिन में आप सेफ्टी पिन ले सकते हो, पिन में आप जो है वो जो आप नीडल्स यूज करते हो उसको भी ले सकते हो, है ना। तो अभी क्या है, वो क्या कह रहा है कि अगर हमने इसको शार्पली क्या किया, टिप ऑफ शार्प पिन के तरफ स्केल कर दिया, तो अब वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ना, अगर आपको वो कहता है साइज ऑफ एटम निकालने, तो यहाँ पे एजम्पशन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो टिप ऑफ पिन होता है उसका रेंज क्या होता है। तो टिप ऑफ पिन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 10⁻⁵ मीटर टू 10⁻⁴ मीटर होता है ना। अब आपने क्या किया, जो 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 था उसको 10⁻⁵ टू 10⁻⁴ मीटर के बीच में आपने स्केलिंग किया, है ना। तो देखो -15 को आपने -5 पे किया, -14 को आपने -4 पे किया, है ना, और इसका रेंज इन्हीं के बीच में आ रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्केलिंग फैक्टर है वो क्या हुआ, 10⁻10 हुआ, है ना, बिकॉज आपने क्या किया कि स्केलिंग किया बाई 10⁻10, है ना। तो अभी क्या है, एटम जिसका साइज मान लो 10⁻⁻10 मीटर है, वो क्या होगा कि आपका 1 मीटर के एक्चुअली 10⁻10 मीटर का मतलब क्या हुआ, रफली क्या हुआ कि वो आपका जो है ना स्केल हो जाएगा 1 मीटर के टर्म्स में। तो यहाँ पे जब हम लोग न्यूक्लियस ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है कि जो आपका शार्प पिन है ना वो हमेशा क्या होगा, स्फीयर के रेडियस पे होगा 1 मीटर लॉन्ग, है ना। तो स्केलिंग करना मैं आपको सिखाया हूँ यहाँ पे। अब आप एक बार स्केलिंग कर लोगे, तो अगर रेंज के बारे में डिस्कस कर लोगे और रेंज को समझ जाओगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। तो जब हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि भाई हम लोग लेंथ के रेंजेस को देख लेते हैं, है ना, रेंज ऑफ लेंथ्स, ठीक है, लेंथ के रेंजेस को देख लेते हैं। फाइन। तो देखो कुछ यूनिट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 1 फर्मी, सो व्हाट डू यू मीन बाय 1 फर्मी। सबसे पहले तो 1 फर्मी मतलब फर्मी को F से डिनोट करते हैं। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, सो इट विल बी
easy for you to grasp it. ठीक है, 1 फर्मी, फर्मी को हम किससे, F से डिनोट करते हैं. ठीक है, 1 फर्मी ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर. ठीक है, सिमिलरली हम डिस्कस कर रहे थे एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, एंगस्ट्रॉम को हम लोग ए और ऊपर एक स्मॉल सर्कल बनाते हैं, बहुत छोटा सा. इसका वैल्यू क्या होता है रेंज की टर्म्स में, 10⁻10 मीटर. सिमिलरली एक यूनिट होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग AU से बताते हैं. ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक्चुअली होता क्या है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है. सो इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. ठीक है, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. याद रखना है ना. सिमिलरली अगर मैं कहता हूं आपको 1 लाइट ईयर. ठीक है, लाइट ईयर को LY से डिनोट करते हैं. इट इज इक्वल टू व्हाट, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट विथ वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है ना, इन 1 ईयर. एक लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, एक साल में आपकी जो लाइट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया विथ स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. वही होता है ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 इंटू 10⁻8 पर सेकेंड. तो आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ. तो ये लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है. हाँ, याद रखो, लाइट ईयर आप जब डिस्टेंस करते हो फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट, है ना, तो वो आप जो है मीटर्स के टर्म में नहीं निकालते हो, है ना, बिकॉज मीटर इज वेरी स्मॉल, किलोमीटर इज वेरी स्मॉल. ठीक है, लाइट ईयर्स के टर्म्स में लेते हो, क्योंकि जो आपका लाइट ट्रैवल कर रहा है अर्थ से लेके मार्स तक, तो वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो उससे लाइट ईयर निकलता है. एंड सिमिलरली यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं 1 पारसेक. तो 1 पारसेक क्या होता है, इट इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना. और पारसेक क्या होता है, सो पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस of Earth's orbit subtends an angle of 1 arc second. इसको हम क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं. तो ये क्या है, एक्चुअली ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, है ना. सिमिलरली अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ लेंथ की बात करें, बिकॉज यहाँ पे रेंजेस की बात हो रही है ना, तो हम कुछ क्या है, रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ्स को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कुछ रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ्स. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. देखो, जब पढ़ रहे हो तो इसको समझना चाहिए हमें, है ना. मान लो अगर हम साइज ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, देखो यू ट्राई टू अप्रिशिएट कि कैसे इनका कैलकुलेशंस हुआ होगा. ठीक है, देखो साइज ऑफ प्रोटॉन 10⁻15 मीटर होता है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, तो ये क्या होता है, 10⁻14 मीटर होता है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो ये क्या होता है, 10⁻10 मीटर होता है. सिमिलरली अगर मैं आपको कहता हूँ कि साइज, मान लो कि एक लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस. ठीक है, देखो आजकल कोविड-19 का वायरस चला है ना, तो वो सब का कैसे होता है कैलकुलेशन, और कैसे उनका वैक्सीन बनाने के पहले क्या क्या चीजें होती है, तो देखो उनका साइज वगैरह सब पता किया जाता है. क्या हुआ, आपका लेंथ 10⁻8 मीटर्स में होता है. ठीक है, बहुत छोटा होता है ना. अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट हम लेते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो 10⁻7 मीटर्स के टर्म्स में होता है. ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल की बात करते हैं, ठीक है,
तो इनका जो साइज होता है वो 10⁻⁻5 मीटर्स के रेंज में होता है। ठीक है, एक पेपर का थिकनेस लेते हैं, थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ पेपर। तो देखो एक पेपर का थिकनेस जो होता है, जिस पेपर पे आप लिखते हो, 10⁻⁴ मीटर होता है। ठीक है, अब आपने तो सोचा ही नहीं होगा कभी कि भाई वो कैसे जो है आप थिकनेस निकालोगे पेपर का एंड ऑल, लेकिन वो निकाला जा सकता है। ठीक है, मान लो कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो हाइट कहाँ से निकलता है? अबव सी लेवल होता है। देखना कभी आप रेलवे स्टेशन पे ट्रैवल करते हो ना, तो उनके जो रेलवे स्टेशन के नाम लिखे होते हैं उसके बाद दिया होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, है ना, वही है ये अबव सी लेवल, वो जो है 10⁻⁴ मीटर्स है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको कहता हूं कि आप निकालो रेडियस ऑफ अर्थ, तो प्रीफिक्सेस में मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ 10 के पावर में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये क्या है? 10⁻⁷ मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, है ना, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, तो ये क्या होता है? 8 मीटर्स होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है? 10⁸ मीटर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ किससे निकालते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से निकालते हैं ना, वो क्या होता है? 10⁻11 मीटर्स होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना 1 पॉइंट, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स, है ना। तो उसका रेंज क्या आता है? देखो 10⁻11 मीटर्स होता है ना। मान लो अगर आप जो है, आपको कोई पूछे कि भाई साइज ऑफ गैलेक्सी कैसे बताओगे? साइज ऑफ गैलेक्सी, आपकी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, है ना। तो वो 10⁻21 मीटर्स होता है। फाइन। अब सिमिलरली बहुत सारी चीजें हैं जो आप अभी तक कैलकुलेट हो चुकी है ना। मैं देखो ये मैं अगर नहीं बताता तो भी चलता, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में तो आ नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ इन चीज़ों को, इन लेंथ्स के बारे में बता के, रेंजेस के बारे में बता के, कि देखो जब हमने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है तो हमने एक साइज ऑफ प्रोटॉन भी कैलकुलेट किया है, जो देखो 10⁻⁻15 मीटर, मतलब क्या हुआ? 0.00000, ये कहाँ तक जाएगा? 15 डिजिट्स तक जाएगा, है ना। तो उसका भी हमने साइज निकाला है। और आप देखो 10⁻21 मीटर मतलब साइज ऑफ गैलेक्सी भी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो हमने यूनिवर्स की भी साइज निकाल ली है। तो आप देखो इसका मतलब ये है कि बहुत एडवांस्ड वे में हम लोग जो है ना अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और इस जो हम एडवांसेस की बात कर रहे हैं उसमें हमें क्या पता होना चाहिए? हमें जो यूनिट्स पता होना चाहिए, उन यूनिट्स के कन्वर्जन्स हमें जो है पता होने चाहिए, है ना। उनके स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होने चाहिए, है ना। वो जब हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं तो जस्ट न्यूमेरिकल्स ही तो है, आपको एग्जाम में अगर पूछता है तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व, है ना। सो दिस इज व्हाट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज। ठीक है, जहां हम पैरेलैक्स मेथड से शुरू करते हैं और उसके बाद पैरेलैक्स मेथड क्या बताता है आपको? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है, लेकिन धीरे धीरे हम पैरेलैक्स मेथड से आगे बढ़ते हैं और बहुत छोटे साइज के मॉलिक्यूल से लेके लार्ज साइज के पैरेलैक्स मेथड का यूज करके और टेलीस्कोप का यूज करके हम लोग जो है कैलकुलेशंस करते हैं लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में, पारसेक के टर्म्स में, है ना। तो क्योंकि हमें बहुत छोटे न्यूक्लियस का साइज भी चाहिए, अर्थ का साइज भी चाहिए, इवन गैलेक्सी का साइज भी चाहिए, है ना। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल गो अहेड इन योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव ए नाइस